मधुपुर नाम का गांव हरियाली, उपजाऊ भूमि और सरल सहज जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। अरे मंगेश भाई, क्या आपको पता है? अरे आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये मुझे कैसे पता होगा? उसके बारे में आप मुझे कुछ बोलेंगे तो ही तो मुझे पता चलेगा। अरे मंगेश भाई, वो सब छोड़ो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब आप मुझे पूरी ईमानदारी से देना। ठीक है भाई, आप मुझसे सवाल पूछो। मानो आप कहीं जा रहे हैं और अगर रास्ते में आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो क्या आप उस स्वर्ण मुद्रा को उठा लेंगे? अरे भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला किसी के स्वर्ण मुद्रे को क्यों उठाऊंगा? अच्छा ठीक है भाई, अगर आप उस स्वर्ण मुद्रे को नहीं उठाएंगे तो उस स्वर्ण मुद्रे का आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप उन स्वर्ण मुद्रे को नहीं उठाएंगे तो लोग तो आपको बेवकूफ़ कहेंगे। अरे भाई, मुझे बेवकूफ़ वही लोग कहेंगे जिसके पास बुद्धि नहीं है। जो बुद्धिमान हैं वो कभी मुझे बेवकूफ़ नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, वो सब छोड़ो, पर आप उन स्वर्ण मुद्रे को क्यों नहीं उठाओगे? अरे देखो भाई, जिनका भी वह स्वर्ण मुद्राएं होगा उसे काफ़ी मेहनत करने के बाद ही मिला होगा, और अगर मैं उसके मेहनत का सामान ले लूँगा तो उस पर क्या बीतेगा। अरे भाई, अगर आप उन स्वर्ण मुद्राओं को नहीं लेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे तो जरूर ले लेगा। उस व्यक्ति का स्वर्ण मुद्रा तो जाना ही है, तो आप क्यों नहीं ले लेते? आप शायद नहीं जानते हैं, जो कोई भी उस व्यक्ति का स्वर्ण मुद्राएं को लेगा उसे उसका दंड जरूर मिलेगा, चाहे उस स्वर्ण मुद्रा का मालिक उसे दंड दे या कोई और। इतना बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मधुपुर गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उनके लिए अभिशाप बन गया था। उस व्यक्ति का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ देखने में एक साधारण किसान जैसा ही लगता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज और चालाक था। वह लोगों को ठगने और उनकी संपत्तियों को हड़पने में माहिर था। रघुनाथ के साथ राजा का मंत्री भी मिला हुआ था। वह दोनों मिलकर ही गांव के सारे लोगों को ठगा करते थे, लेकिन उस राजा को अपने मंत्री की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे भाग्यवान, पिछली बार हमारा खेती अच्छे से नहीं हुई थी। इस बार अगर हमारी खेती अच्छे से नहीं हुई तो हम लोग का क्या होगा? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। ए जी, आप बस धैर्य रखकर खेती कीजिए, आपको अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखिए। ठीक है भाग्यवान, तुम जैसा कहती हो, मैं मेहनत करने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर दयानंद वहां से अपने खेतों की ओर चला जाता है। दयानंद उस दिन अपने खेत की खुदाई कर रहा था। अरे लगता है जमीन के अंदर कुछ है, मुझे देखना होगा। फिर वह अपने हाथों से मिट्टी को निकालता है तो वह उसके अंदर देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर ये मेरे खेत में कैसे आ गया? दयानंद के खेत से एक बहुत ही कीमती हीरा निकला था। उसी के खेत के पास ही में रघुनाथ का भी खेत था। रघुनाथ भी उस दिन अपने खेत में खुदाई कर रहा था। वह दयानंद को देखकर कहता है, अरे वो दयानंद अपने खेत में क्या कर रहा है? अपने खेत पर बैठकर वो क्या देख रहा है? उसे कुछ मिला है क्या? मैं जाकर देखता हूँ। रघुनाथ उस हीरे को देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इसके खेत में तो हीरे निकले हैं। ये हीरा तो बहुत ही कीमती लग रहा है। मुझे किसी भी तरह से यह हीरा दयानंद से लेना होगा। इतना सोचकर रघुनाथ दयानंद से कहता है, दयानंद, ये हीरा तुम मुझे दे दो। अरे रघुनाथ, ये हीरा मेरे खेत से मिला है, तो मैं इसे तुम्हें क्यों दूँ?
अरे चुपचाप तुम ये हीरा मुझे देते हो या मैं महाराज को इसकी खबर दूं? तुम्हें जो करना है करो रघुनाथ, मैं तुम्हें ये हीरा नहीं दूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, महाराज को इसके बारे में बताना ही होगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम ये हीरा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 1000 रुपये दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 1000, और मैं हीरा भी तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है जाकर करो। गांव में सभी जानते हैं कि तुम कितने बड़े ठग हो, और महाराज भी तुम्हारी बातों में यकीन नहीं करेंगे। ठीक है दयानंद, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे भाग्यवान, ये देखो मुझे क्या मिला है, जल्दी मेरे पास आओ। ओ जी, आपको ऐसा क्या मिल गया? आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अरे ये देखो भाग्यवान, मुझे क्या मिला है। हे भगवान, आपको तो ये हीरा मिल गया जी। आपको ये हीरा कैसे मिला? आपने ये हीरा कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया? अरे भाग्यवान, मैं चोरी क्यों करूँगा? मुझे ये हीरा हमारे खेत में ही मिला है। मैं खेत की खुदाई कर रहा था, तभी मुझे ये हीरा मिला। हे जी, अब तो हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम 3 वक्त का भोजन भी कर पाएंगे। इस हीरे को बेचकर हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे आ जाएंगे, जिससे हम खेती भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब हमें पैसे को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर शायद दयानंद के जीवन में और भी दुख था। राजा का मंत्री दयानंद के घर में आता है। अरे दयानंद, जल्दी से बाहर निकलो, हीरे को चुराकर तुम यहाँ अपने घर में बैठे हो। दयानंद बाहर आकर मंत्री से कहता है कि क्या हुआ मंत्री जी? अरे मुझे रघुनाथ ने बताया कि तुमने हीरे की चोरी की है। पर मंत्री जी, मैंने तो कोई हीरा नहीं चुराया है। तो क्या तुम्हें जो खेत में मिला वो पत्थर था? नहीं मंत्री जी, वो हीरा ही था। तो चुपचाप वो हीरा मुझे दे दो। पर मंत्री जी, ये हीरा तो मेरे ही खेत पर मिला है। ये हीरा मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? राज्य के नियम के अनुसार जमीन के अंदर से जो भी सामान निकलता है उस पर महाराज का अधिकार होता है। इसी कारण तुम्हें वो हीरा मुझे देना होगा। पर मंत्री जी, ये तो आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। कोई धोखा नहीं है, नियम सबके लिए समान है। तुम चुपचाप वह हीरा मुझे दे दो। दयानंद बेचारा कुछ न कर सका और उसे मंत्री को वह हीरा देना पड़ा। मंत्री वहां से हीरा लेकर चला जाता है। अरे भाग्यवान, राजा ने हमारे साथ तो बहुत ही बुरा किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे राजा ऐसे भी करते हैं। हाँ जी, राजा ने यह हमारे साथ बहुत ही बुरा किया। अगर आज वह हमारे पास से हीरा ना लेता तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। मंत्री वह हीरा लेकर रघुनाथ के घर में जाता है। अरे वाह रघुनाथ, तुमने तो ये कमाल कर दिया। मंत्री जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उस दयानंद के पास एक हीरा है। आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। देखा आपने, हीरा आपको मिला कि नहीं? मैं कैसे यकीन करता रघुनाथ? भला किसी को हीरा कैसे मिल सकता है? मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी को खेत में भी हीरा मिल सकता है। ठीक है मंत्री जी, अब मेरा हिस्सा ये लो रघुनाथ, ये तुम रख लो, ये तुम्हारा आधा हिस्सा है। अरे आधा हिस्सा? आपने तो मुझ पर बड़ा उपकार कर दिया मंत्री जी। अरे रख लो रघुनाथ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अरे बेवकूफ मंत्री, वो हीरा मैं अकेला हड़पना चाहता था, पर दयानंद ने मुझे नहीं दिया, वरना मैं तो अकेला ही हीरा को ले लेता। क्यों रघुनाथ, क्या सोच रहे हो? अब वो कुछ नहीं मंत्री जी। ठीक है रघुनाथ, अब मैं जाता हूँ, मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूंगा। ठीक है मंत्री जी। फिर मंत्री वहां से चला जाता है। एक दिन मंत्री जी सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं,
गांव वालों, तुम सब लोगों की जमीन पर राजा का अधिकार है। तुम सब लोगों ने राजा को 2 साल से कर नहीं दिया है, जिसके कारण राजा ने तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। अब महाराज का आदेश है कि महाराज तुम लोगों के खेत में खेती करेंगे और तुम लोगों को उस खेत में काम करना होगा। महाराज अपने हिसाब से तुम लोगों को वेतन देंगे और महाराज ने यह भी कहा है कि जो भी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गांव के सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं। अरे महाराज, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ गांव वालों, महाराज का यही आदेश है। पर मंत्री जी, हमारी खेती तो सही से होती नहीं थी, जिसके कारण हमारे पास पैसे बचते ही नहीं थे, तो हम कर कैसे दे सकते थे भला? अब तुम लोगों ने कर नहीं चुकाया है तो तुम लोग इसकी सजा भुगतो। मंत्री ने राजा का नाम लेकर सभी लोगों के खेतों को कब्जा कर लिया था। अब मंत्री के आदेश अनुसार ही लोग खेतों में काम करते थे। इससे मंत्री को बहुत ही ज़्यादा धन मिलने लगा। मंत्री रघुनाथ को भी बहुत ही ज़्यादा धन देता था। उसी गांव में एक ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम के खेत में अच्छा फसल हो जाता था, इसलिए वह राजा को कर भी देता था। मंत्री जी इसी कारण उसके खेत में कब्जा नहीं कर पाए थे। हरिराम गांव के लोगों के लिए प्रेरणा भी था। हरिराम भाई, राजा ने हमारे खेतों को कब्जा कर लिया। राजा ने कहा कि तुम लोगों ने कर नहीं दिया है। ये तो आप लोगों के साथ राजा ने बहुत ही गलत किया। राजा ने आपके खेत को कब्जा नहीं किया। नहीं भाई, मैं समय पर महाराज को कर दे देता था, इसीलिए उन्होंने मेरे जमीन पर कब्जा नहीं किया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ भाई, अब महाराज के आज्ञा का मैं भी उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों की सहायता जरूर करता। एक दिन रघुनाथ अपने घर में। अरे मंत्री जी ने तो हरिराम के खेत को कब्जा नहीं कर पाया है। हरिराम समय पर कर्ज भी देता था, इसीलिए कब्जा नहीं कर पाया। मुझे ही उसके खेत को कब्जा करना होगा। हरिराम बड़ा लोगों को ज्ञान देते फिरता है, मैं उसी के खेत को कब्जा कर लूँगा, तब उसे समझ में आएगा। मैं जाता हूँ महाराज के पास। मंत्री जी मेरे तरफ से बोल देंगे। मैं महाराज को बताऊंगा कि वह खेत मेरा है। रघुनाथ राजमहल की ओर चला जाता है। महल में पहुंचकर वह राजा से कहता है, महाराज, उस हरिराम ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया। वह खेत मेरे पूर्वजों का था महाराज। उस खेत में बहुत ही बढ़िया फसल होती थी। महाराज, हरिराम को कहिए कि वह खेत मुझे वापस दे दे। सैनिकों, जल्दी हरिराम को राजमहल में बुलाओ। तब महाराज के सैनिक हरिराम के घर में जाते हैं और हरिराम को उसके घर से राजमहल में ले आते हैं। क्यों हरिराम, तुमने रघुनाथ के खेत को कब्जा कर लिया? तुम रघुनाथ को उसका खेत लौटा दो। पर महाराज, मैंने तो रघुनाथ के खेत को कब्जा नहीं किया है, वो खेत तो मेरा है। नहीं महाराज, वो खेत मेरा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि वो खेत मेरे पूर्वजों का है। तब राज्यसभा में मंत्री जी कहते हैं, जी महाराज, रघुनाथ सही कह रहा है। वह खेत उनके पूर्वजों का ही है। मैंने गांव वालों से पूछकर पता किया तो गांव वालों ने मुझे बताया कि हरिराम ने रघुनाथ के खेत पर कब्जा कर लिया है। हरिराम, तुम चुपचाप खेत को रघुनाथ को सौंप दो। पर महाराज। पर कुछ नहीं, चुपचाप खेत रघुनाथ के हवाले कर दो और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तब हरिराम वहां से चुपचाप उदास होकर घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, महाराज ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। हिजी महाराज ने क्या किया, मुझे भी बताइए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। महाराज ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे उस रघुनाथ को दे दिया। पर महाराज ने ऐसा क्यों किया?
मुझे लगता है इसमें रघुनाथ का कोई चाल होगा। मंत्री जी और रघुनाथ दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि मंत्री जी के कहने पर ही महाराज ने वह खेत रघुनाथ को दिया। पर अब आप क्या करेंगे जी? मुझे तो कुछ न कुछ करना होगा। अब मुझे रघुनाथ और मंत्री जी की असलियत महाराज के सामने लाना पड़ेगा, तभी हमारा खेत हमें वापस मिलेगा और गांव के सारे लोगों का खेत भी उन्हें वापस मिल जाएगा। हरिराम सभी गांव वालों को बुलाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, देखो गांव वालों, राजा ने हमारे खेतों को कब्जा नहीं किया है। हमारे खेतों को मंत्री ने कब्जा किया है और मंत्री के साथ हमारे गांव का रघुनाथ भी मिला हुआ है। पर हरिराम जी, ये बात आपको कैसे पता चला? उस रघुनाथ और मंत्री ने मिलकर मेरे खेत को भी कब्जा कर लिया। क्योंकि महाराज मंत्री की बातों पर पूरा विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्होंने मंत्री जी की बात मान ली और मेरा खेत को उस रघुनाथ को दे दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। पर अब हम क्या करेंगे? देखो गांव वालों, अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो रघुनाथ और मंत्री मिलकर हम सबके घर को भी जब्त कर लेंगे और हम देखते रह जाएंगे। हमें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा गांव वालों। ठीक है हरिराम, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात, अब हम राजा के दरबार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। एक दिन हरिराम के साथ सभी गांव वाले राजमहल की ओर चल देते हैं। महाराज, मंत्री जी ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है। कृपया मंत्री जी से कहिए कि वो हमारा जमीन हमें लौटा दे। क्यों मंत्री जी, आपने गांव वालों की जमीन पर कब्जा क्यों किया है? अरे नहीं नहीं महाराज, मैंने इन लोगों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। महाराज, मैं आपको इसका सबूत भी दे सकता हूँ कि मंत्री जी ने हमारे गांव के सभी लोगों के जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्यों रघुनाथ, तुम सच बताने के लिए तैयार हो? महाराज, दरअसल मंत्री जी ने गांव के सभी लोगों के जमीन पर कब्जा किया है और उस दिन जिस जमीन के बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए थे, वो जमीन भी हरिराम का था। मैंने और मंत्री जी ने झूठ कहा था कि वह जमीन मेरे पूर्वजों का है। क्यों मंत्री जी, रघुनाथ सच कह रहा है? जी महाराज, रघुनाथ जो कह रहा है वही सच है। मंत्री जी की सच्चाई राजा के सामने आ गई थी। राजा गुस्से में मंत्री से कहता है, धोखेबाज मंत्री, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, पर तुमने प्रजा के साथ ही अन्याय किया। गांव वालों, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। अब आप लोग जाइए, आपके जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। तब सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। महाराज ने मंत्री और रघुनाथ को कारागार में बंद कर दिया और मंत्री ने जो हीरा दयानंद से ले लिया था, उसके बदले महाराज उसे ढेर सारा धन दे देते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं दयानंद, इस स्वर्ण मुद्रे पर तुम्हारा ही अधिकार है। ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मिलना ही चाहिए था। फिर महाराज अपने राजमहल चले जाते हैं। फिर सभी गांव वालों को उस दुष्ट मंत्री और रघुनाथ से राहत मिल जाता है।